चलिए सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन सी में ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन एडिशन लगना है, तो थोड़ा सा पहले से सॉल्व्ड है। मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि ये क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। अ गिवन कॉइन हैज मास ऑफ 3 ग्राम, कोई सिक्का है 3 ग्राम का। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे से अलग अलग अगर हमें करना है 3 ग्राम के सिक्के में, तो बताओ कितनी न्यूक्लियर एनर्जी लगेगी। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट द कॉइन इज एंटायरली मेड ऑफ कॉपर। मान लेते हैं कि कॉइन पूरी तरीके से कॉपर का बना हुआ है। कॉपर में यहाँ पे आपको बच्चों 63 और ये जो 29 दिया हुआ है, तो ये 29 क्या होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। 29 इज एटॉमिक नंबर। बोले तो 29 प्रोटॉन्स हैं एक एटम के अंदर, और 63 में से 29 माइनस कर दो तो 34 आएगा, और 34 क्या हो गए, ये हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए और ये हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि जो मास है कॉपर का, है ना, एस्टिमेटेड मास कितना है 62.92960। मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि एग्जैक्टली हमें कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग करने हैं। यानी कि 3 ग्राम कॉपर के सिक्के में टोटल एटम्स का नंबर क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे। बच्चों अगर आप इजीली साइंस इजीली के प्लेलिस्ट पे जाओगे, है ना, टॉपर्स बैच में जहाँ पे चैप्टर 1 पढ़ाया हुआ है, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई है, वहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, याद रखना। n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल्स टू n अपॉन NA, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो n है, ये n नंबर ऑफ मोल्स है, ये जो m है ये गिवन मास है, ये जो कैपिटल M है ये मोलर मास हो सकता है, या कह लो कि एटॉमिक मास हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सिचुएशन। ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि आपको नंबर ऑफ आयंस पता करने हैं कि एटम्स पता करने हैं क्या, ठीक है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं इसको, और ये है आपका एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये है आपका एवोगैड्रो नंबर। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और पता करना है कि इतने गिवन नंबर ऑफ मोल्स में कितने एटम होंगे, तो आप वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको जैसे इस केस में 3 ग्राम दिया हुआ है, कॉपर के 3 ग्राम में कितने कॉपर के एटम होंगे ये पता करना है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे, इस फॉर्मूला में आप लिख सकते हो नंबर n, बोले तो यहाँ पे ये n है, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन ये कैपिटल M डिनोट करेगा एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो गिवन मास 3 ग्राम था, एटॉमिक मास 63 था, और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर, चलो ठीक है, ओके। तो अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम कॉपर कॉइन कैसे निकालेंगे। एवोगैड्रो नंबर इनटू जो गिवन मास है 3 ग्राम का डिवाइडेड बाय 63 एटॉमिक मास, कैलकुलेट करेंगे इसको, है ना। तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, फिर 3 2 ज़ा 6, 21 आ गया, है ना। तो रफली जो वैल्यू आती है एस्टिमेटेड कितनी है, 2.86 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। कितनी आ रही है फिर से देख लो, 2.86 इंटू 10 टू द पावर 22। इतने एटम है 3 ग्राम कॉपर के सिक्के में, ठीक है। अब देखो मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट अपन को बाइंडिंग एनर्जी पता है पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि एक एटम में कितना मास डिफेक्ट आ रहा है। मास डिफेक्ट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी साथ साथ में लिख देती हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू
मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो ये मास होना चाहिए था, ये मास होना चाहिए था कॉपर के एक एटम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एस्टिमेटेड जो यहाँ पे मास पाया गया, कितना आया ये मास 62.92960। तो इसमें ये जो आपकी वैल्यू है ना, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो पाई गई है ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखते हो कि क्या आया है, ठीक है। तो आपको मास डिफेक्ट मिलता है, ये आपका डेल्टा एम का फॉर्मूला बन जाता है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे यहाँ पे 29, ठीक है। मास ऑफ 1 प्रोटॉन आपको ये देखो दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। प्लस 34 क्या थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन भी यहाँ पे दिया हुआ है, और माइनस ये जो आपकी कॉपर के एक एटम की एस्टिमेटेड मास है वो यहाँ हमने लिख दी। तो टोटल कैलकुलेशन पे मास डिफेक्ट आ रहा है 0.59225 एटॉमिक मास यूनिट, 0.59225 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब जो भी आपका मास डिफेक्ट आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 931.5 कांस्टेंट वैल्यू है, इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक एटम के लिए टोटल क्या बाइंडिंग एनर्जी है वो आप निकाल लोगे। जितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो उतनी एनर्जी होती है जो न्यूक्लियॉन्स को जोड़े बैठी है, सारे न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा न्यूक्लियस में रखे बैठी है। यानी ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी आपको चाहिए उस न्यूक्लियस को बर्बाद करने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग मतलब बिखरा देने के लिए, ठीक है। तो आपने निकाल लिया कि कॉपर के एक एटम के लिए इतनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए 0.59225 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें तो 3 ग्राम के कॉपर के सिक्के की बात करनी है, तो उसमें कितने एटम थे। तो ये जो एक एटम के लिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है, उसको टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 3 ग्राम कॉपर कॉइन उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए हैं, इतने एटम्स हैं। तो ये जो आपका एनर्जी है फॉर 1 एटम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम से। सो दिस इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो कॉपर के 3 ग्राम के सिक्के में सारे न्यूक्लियॉन्स को जोड़े बैठी है। यानी इतनी ही एनर्जी लगा के हम सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग कर पाएंगे, ठीक है। आई होप बच्चों ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको अप्रोच पता है। पहले हमने नंबर ऑफ टोटल एटम्स फाइंड आउट कर लिए, फिर एक एटम का मास डिफेक्ट अपन ने निकाल लिया, मास डिफेक्ट निकाल के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अप्रोच सीधी सादी है, इसको समझना मुश्किल नहीं है। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन में आपकी एनर्जी और टाइम जा सकती है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आप 1 मिनट की जगह 5 मिनट ले लो। तो ये आप फॉर्मूले लिख के छोड़ देना और कैलकुलेशन लास्ट में कर लेना, बाद में कर लेना इस क्वेश्चन के, ताकि आप टाइम सेव करो और बाकी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए एंड बी। रख दो, यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया और बी पे माइनस क्यू रख दिया। विच आर डिस्टेंस 2l अपार्ट। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। आगे बोला गया है C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। C A और B का मिड पॉइंट है, मतलब कि ये डिस्टेंस L हो गया और ये डिस्टेंस L हो गया, ठीक है। आगे बोला है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q। अगर हम किसी प्लस Q चार्ज को मूव कर रहे हैं अलोंग CRD के अलोंग प्लस Q चार्ज को मूव किया जा रहा है, तो व्हाट इज द वर्क डन दैट इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। बच्चों सबसे पहले अगर मैं सिर्फ इतना यूनिवर्स देखूं जहां पे सेमी सर्कल के सेंटर में माइनस Q चार्ज है, तो इस सेमी सर्कल का हर एक पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हुआ, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो अगर मैं प्लस Q चार्ज माइनस Q की फील्ड में मूव कर रही हूं अलोंग द सेमी सर्कल, तो माइनस Q के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं किया जाएगा, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस at any 2 point on the semicircle due to the field of minus Q. So यहाँ पे in short हम लिख सकते हैं क्या, there is no work done on plus Q charge, ठीक है, in moving it along CRD, ठीक है, अगेंस्ट द फील्ड
और इन द फील्ड ऑफ माइनस क्यू। वाई? बिकॉज ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू पोटेंशियल एट सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी, ठीक है, ओके। तो क्या इसका मतलब है कि नेट वर्क डन जीरो हुआ? ना बेटा ना। अब बेसिकली जो वर्क होगा इस प्लस क्यू चार्ज पे, वो इस छोटे वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। तो इस छोटे वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वी नो दैट नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं W नेट इक्वल्स टू UF माइनस UI, ठीक है। बट व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? C से मूव करके D तक ले गए हैं, तो UF का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट D और UI का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट C, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं UD की बात करूं, ठीक है, तो C पॉइंट पे A पे रखे हुए चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल है और D पॉइंट पे A पे रखे हुए चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल है, अपन को ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन को पता ही है कि इनटू द चार्ज कर देंगे अपन, है ना। यहाँ पे ये जो प्लस क्यू है ये टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है और ये सोर्स चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो U एट D, पोटेंशियल एट D इंटू कैपिटल Q, ठीक है, इज इक्वल्स टू K पोटेंशियल एट D इसकी वजह से, तो ये छोटा वाला Q यहाँ लगा दो, ठीक है। और फिर A से D तक का डिस्टेंस कितना होगा? 3L होगा भाई, ये सेमी सर्कल है, अगर ये L है तो ये भी L होगा यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा 3L और इंटू कैपिटल Q। सिमिलरली अगर आप UC की बात करेंगे तो ये हो जाएगा VC इंटू कैपिटल Q, बोले तो K Q बाय C तक का डिस्टेंस L है इंटू कैपिटल Q, ठीक है। नाउ अगर आप W नेट निकालेंगे, है ना, तो UD में से UC माइनस करेंगे, देखो बेटा K छोटा Q बड़ा Q और नीचे L कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 1/3 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू रख दो, छोटा Q बड़ा Q बाय बड़ा L, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -2/3। फर्दर मोर अगर आप इसको और आगे सॉल्व करोगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हो? नीचे आ रहा है 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है, ऊपर आ रहा है माइनस छोटा Q बड़ा Q और नीचे आ रहा है 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है। बच्चों एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को विजुअलाइज कर लो और अप्रोच देख लो। ये टाइप के क्वेश्चन भी आने की बहुत, मतलब हर एक टाइप का जो क्वेश्चन आया है आप मान के चलो कि उस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकता है। यानी कि नेट वर्क डन कैलकुलेशन पे आ सकता है इफ यू मूव अ चार्ज इन सम फील्ड। वो फील्ड कैसी भी हो सकती है, सेमी सर्कल दिया है, कुछ और दिया जा सकता था, ठीक है, तो कैसी भी फील्ड हो सकती है। तो अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को किसी फील्ड में मूव कर रहे हो तो उसमें नेट वर्क डन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, ओके। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल्स टू 2, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो एक फैक्ट बात है, हाँ होती है पता ही है अपन को। n इक्वल्स टू 2 में जो टोटल एनर्जी होती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और -13.6/n² करके आप इसको निकाल सकते हैं, करेक्ट। पार्ट ए की बात करते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो न्यूमेरिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई टोटल। तो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई टोटल, नहीं याद किए तो कर लेना, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ई टोटल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सॉल्व। बी पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स के, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, एक फॉर्मूला ही तो पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, बी सॉल्व। सी की बात करते हैं। Which of the answers above would change if the choice of the zero of potential energy is changed?
चॉइस ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर चेंज कर दी जाए तो इन दोनों में से कौन सा आंसर चेंज होने वाला है? पहले तो ये याद रखना कि रेफरेंस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, ना कि काइनेटिक एनर्जी। इन जनरल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो भैया तो मास और वेलोसिटी, ठीक है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज इफ यू चेंज द रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ की बात करूं तो आप कहते हो ऑन ग्राउंड आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके चलते हो, एंड फ्रॉम हियर अगर किसी बॉडी को h हाइट से हमने लिफ्ट कर दिया तो ये जो ग्राउंड लेवल है ये आपका रेफरेंस हो गया, ग्राउंड लेवल रेफरेंस हो गया, u इज इक्वल्स टू 0 उस रेफरेंस पे आप लेके चल रहे हो, और h हाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाए अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती। फर्ज करो मान लो ऐसा होता कि हम कहते कि इस रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को mgh लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे? mgh लेकर चलेंगे। तो अगर उस वक्त h हाइट ऊपर किया होता तो उस सेकेंड केस में यहाँ पे 2mgh ये पोटेंशियल एनर्जी बननी चाहिए थी। फिर हो सकता था कि हमने डिफाइन किया होता कि अर्थ के कोर में सेंटर में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, तो ये तो हमने करा है ना, मतलब when we design to understand physics we chose a concept like this, okay? So understand when you define potential energy, बचपन में 9th क्लास में आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी, एनर्जी possessed by an object, एनर्जी possessed by an object by virtue of its स्टेट और पोजीशन लिखा था, मतलब पोजीशन या स्टेट की वजह से उसमें क्या एनर्जी है, आप उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, करेक्ट है। क्या काइनेटिक एनर्जी में ऐसा हमने कहा था? नहीं कहा था। अब अगर बात करी जाए तो यहां ये क्लियर होता है कि काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज। और अगर बात करी जाए टोटल एनर्जी की, ई टोटल की बात करी जाए तो बेटा ये तो होता है k प्लस यू, इन दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो ई टोटल चेंज होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? विल चेंज, ठीक है। तो नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आई सपोज, समझ आ गया होगा ना बच्चा बड़ी। आगे वाले सवाल पे बढ़ते हैं। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस 4 ओम, वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और रेजिस्टेंस 4 ओम है। बेटा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, सेम मटेरियल होगा, ठीक है, और 4 ओम की वायर है जिसको बेंड किया इन द शेप ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से ये बात अपन को पक्की हो जाती है कि जैसे ही आप इसका स्क्वायर बना देंगे तो स्क्वायर की हर एक आर्म में 1 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि टोटल 4 ओम रेजिस्टेंस और स्क्वायर बना है, इक्वल लेंथ की 4 आर्म्स है, ठीक है। पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉइंट पी ऑन DC। अब ये फिगर क्या है, थोड़ा ब्लर था तो मैंने इसको दोबारा बना दिया है। इस पॉइंट को यहाँ पे नाम दिया गया है A, इस पॉइंट को नाम दिया गया है B, और यहाँ पे C नाम दिया गया है, और इस पॉइंट को नाम दिया गया है D। फिर बीच में कोई पॉइंट चूज किया गया है P, ठीक है। तो P से जोड़ा गया है A को, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर इस आर्म में 1 ओम का रेजिस्टेंस था तो P के जुड़ने की वजह से रेजिस्टेंस डिवाइड होगा, ये पॉइंट यहाँ पे P है, ठीक है। देखो ये 1 ओम है पक्का, ये 1 ओम है पक्का, ये वाला भी 1 ओम है पक्का, ठीक है। आगे बोला गया है बाय अ वायर AP ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, ये जो A से P तक की वायर है इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। When potential difference is applied between A and C, अगर A पे और C पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, ठीक है, उस केस में the points B and P are seen to be at the same potential। उस केस में जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो B और P का पोटेंशियल सेम हो जाता है। What is the resistance of DP? D से P तक ये रेजिस्टेंस कितना है, तो इसको चलो x मान लेते हैं। टोटल इसका 1 था तो ये जो रिमेनिंग PC है इसका 1 माइनस x होगा, है ना। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड x कितने ओम्स का है, ठीक है, ओके। जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो आप देखो ये बहुत क्लियर है कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये x, ये दोनों सीरीज में है, PDA,
है ना, सेम लाइन है, ये सीरीज में है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे बनाया जा सकता है, गौर से देखना, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है सी। ए से आपको बी मिलता है, यहां से चलो ये बी मिला, और फिर बी से आपको सी मिलता है, तो बी से सी मिला, ये 1 ओम और ये 1 ओम। फिर ए से नीचे जाओ आपको पी मिलता है, ए से नीचे जाओ आपको पी मिलता है 1 ओम, ये 1 ओम, ये आपको पॉइंट मिला पी, और पी से भी आपको सी मिलता है, पी से आपको सी मिला, तो पी से सी में 1 माइनस एक्स ओम्स का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक और आर्म है ए और पी के साथ साथ लगी हुई है ना, जहाँ के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो x+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक और रेजिस्टेंस बना दिया, ये हो जाएगा x+1, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये पढ़ा है कि ये दोनों पॉइंट, ये और पॉइंट क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पे होते हैं। 4 आर्म्स होंगे और यहाँ पे बी और पी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये पढ़ा है हमने। तो गैल्वेनोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करती तो उसको हटा देते थे, मिटा देते थे, तो मिटी हुई है गैल्वेनोमीटर आर्म पहले से। बेसिकली थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लियर है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो हम इसको देखकर ये कह सकते हैं, हियर VB इक्वल्स टू VP, ठीक है। इसका मतलब दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बोला जा सकता है, ठीक है, ओके। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म AB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म AP मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म BC बाय रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म PC। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो हर एक आर्म का जो भी रेजिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसका रेजिस्टेंस निकालूं, ये 1 ओम है और इसके नीचे अपने पास यहाँ पे x+1 है, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो क्या लिखते हो, AB अपॉन A प्लस B, ये हो जाएगा x+1 इंटू 1 अपॉन A प्लस B। मतलब अगर ये A है और ये B है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, AB अपॉन A प्लस B, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा x+1 + 1 x+2, x+2। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अपन ने सॉल्व कर लिया है। ये कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया है, x+1 बाई x+2। तो अपने पास 4 रेजिस्टर्स हैं, 1 ओम 1 ओम दोनों ऊपर, और नीचे x+1 x+2 और यहाँ पे 1 - x। ये रेशियो x+1 बाई x+2 1 - x। पुट कर दे वैल्यूज, ठीक है। रेजिस्टेंस इन द आर्म 1 अपॉन AP की वैल्यू x+1 बाई x+2, ठीक है, इक्वल्स टू BC, अगेन यहाँ पे 1 हो गया, डिवाइडेड बाई PC 1 - x। ऐसे लिखा जा सकता है। अगले पेज पे इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेसिक मैथ्स है यार, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ कि 1-2 ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं आता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, डी मीन नहीं कर रही हूँ, पर नहीं आता है तो सीखने की ज़रूरत है ना, ओके। तो x+1 बाई x+2 इज इक्वल्स टू क्या था, 1 - x था, 1 - x, तो इक्वल्स टू 1 - x इज इक्वल्स टू x+1 1 - x इंटू x+2 इक्वल्स टू x+2 माइनस x² माइनस 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो, ये x और ये x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल गेट -x² माइनस 2x प्लस 2 - 1 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करोगे, माइनस कॉमन ले लेना, तो x² प्लस 2x, x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बाकी फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसके रूट्स वगैरह जो है निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे यू कैन राइट
x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। एकदम सिंपल सिंपल सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है -1, ठीक है। d की वैल्यू क्या होगी b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a कितना 1, c कितना -1, क्या बना 4 + 4, 4 + 4 मतलब 8, है ना, माइनस b तो -2 प्लस 8 का रूट कितना होगा 2√2, 2 1 जा 2, 2 कॉमन ले लो ऊपर से तो नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1 प्लस √2, एक वैल्यू क्या आ रही है -1 प्लस √2। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले पोर्शन की बात करूं, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी नेगेटिव वैल्यू, और अपन निकाल क्या रहे हैं x निकाल रहे हैं, और x क्या था रेजिस्टेंस था। क्या रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, नहीं रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बस आपका ये जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। फर्दर सॉल्व कर सकते हो -1 प्लस 1.414, ठीक है, तो 0.414 ये रेजिस्टेंस आ गया आपका 0.414 ओम्स। x फाइंड आउट करना था, दिस इज योर x, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट या एक बार इसको थोड़ा सा समझना चाहते हो, आई एम टेकिंग अ साइड, मैं थोड़ा साइड हो गई हूँ, देख लो एक बार, स्कैन कर लो सोल्यूशन, बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक बच्चे ने मुझे पूछा था और उसको थोड़ी बेसिक अलजेब्रा में डाउट थी। आजकल ऐसा हो रहा है कि बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत सरप्राइजिंग है ये। तो बच्चों मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैथ्स है, ये आनी चाहिए, है ना। ओके, अब अगले सवाल पे आते हैं। 26th क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस a। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो हमें ये पता चलता है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी हमें करके जाने हैं, ठीक है। ओके, मैंने आपको बोला था, है ना, कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, तो सेक्शन सी के एंड में ही मैं आपको, अभी जब सेक्शन सी फिनिश होगा तभी मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करना है ताकि बोर्ड में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। ओके, सो बेसिकली आपके पास वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पे शो हुआ है, और ये रेडियस जो है इसका a है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस a है। इसमें करंट I है एंड I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में I बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं है, एकदम बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका कुछ भी आप छोटा सा भी एरिया लोगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन R लेस देन A एंड R ग्रेटर देन A। अगर R लेस देन A है तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए, R ग्रेटर देन A है तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए। अगर मैं इस वायर को ऐसी सीधी बना दूं, पतली थिन वायर बना दूं, सीधी बना दूं, ठीक है, और इसके बाहर कोई पॉइंट ले लूं P, और P पॉइंट को मैं एक सर्किल के सर्कमफेरेंस पर रख दूं जिसका सेंटर इस वायर का सेंटर हो, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस को मैंने R बोल दिया। जाहिर सी बात है कि वायर के रेडियस से तो R बड़ा है ना। तो फर्स्ट केस की अपन बात कर रहे हैं जहाँ पे R जो है वायर की रेडियस A से बड़ा है, ठीक है। और ये जो लूप हमने इमेजिन किया है इसको अपन एम्पीरियन लूप कह सकते हैं, एम्पीरियन लूप कहा जा सकता है, करेक्ट। एम्पीरियन लूप के अंदर I करंट है, वायर में I करंट है, तो लूप कितना करंट एनक्लोज कर रही है, I करंट एनक्लोज कर रही है। तो अगर हम एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ लगा दें, है ना, एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ अगर लगा दिया जाए तो ये कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट
एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप के अंदर अभी फिलहाल आई करंट है, जितना करंट वायर में है उतना। ये क्लोज्ड का मतलब है कि भाई अगर तुम इस पूरे क्लोज्ड पाथ का इंटीग्रेशन करो और इसके लेंथ एलिमेंट ले लो, मतलब डीएल का, इस पूरी लूप की लेंथ एल है मान लो, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा डीएल कहलाएगा। और डीएल की डायरेक्शन ऑफ कोर्स टेंजेंट होगी। डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट होगी ऑन द लूप। मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट होता है एट एनी गिवन पॉइंट। अगर पी पॉइंट की बात करी जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा वो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे, और डीएल भी टेंजेंट है। तो जाहिर सी बात है ये जो डॉट है ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, बिटवीन एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है बी और डीएल का, और वो 0 डिग्री होगा क्योंकि बी भी टेंजेंट है, डीएल भी टेंजेंट है। तो यहाँ पे एंगल 0 होगा और कॉस 0 होता है 1। कॉस डॉट मतलब कॉस थीटा, तो कॉस 0 1 होता है। तो इसको सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं? बी इंटीग्रेशन डीएल लिख सकते हैं, बी इंटीग्रेशन डीएल। और अगर इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा लूप के डीएल 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 जोड़ोगे तो सरकमफेरेंस मिलेगा लूप का, और लूप का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होगा। तो b इंटू 2 पाई आर इसको अपन लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये लिखा जा सकता है। करेक्ट। यहां से आप लिख सकते हो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट के नीचे 2 पाई लगा दो, म्यू नॉट के नीचे 2 पाई लगा दो और i के नीचे r लगा दो। ठीक है। तो हमने ये पाया फर्स्ट केस की अगर बात करी जाए तो म्यू नॉट आई एक यूनिफॉर्म स्टडी करंट है ना, ये कांस्टेंट हो गया। तो बी और आर का क्या रिलेशन है? बी आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट केस में, जहां पे आर ए से बड़ा है। आउटसाइड द वायर कोई पॉइंट ले रहे हैं, आउटसाइड द वायर कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है। अब बात करते हैं जो सेकेंड केस है, केस 2 की। तो केस 2 में आर को ए से छोटा ले लेते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो यहां कोई पॉइंट लिया और इसको सेंटर से देखा जा रहा है। ठीक है। तो इसके अलोंग हम एक लूप अज्यूम करते हैं, इसके अलोंग एक लूप अज्यूम, वायर के अंदर एक लूप है। ठीक है। ये हो गया 2 पाई ए, इस लूप का सरकमफेरेंस होगा 2 पाई ए। करेक्ट। यानी वो लूप जो ठीक वायर की एज से आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक वायर की एज से ड्रॉ कर रहे हो 2 पाई ए। ठीक है। और 2 पाई ए में कितना करंट है भाई? 2 पाई ए के अंदर कितना करंट है? आई करंट है, पर वो उस पूरे एरिया को क्रॉस कर रहा है। ठीक है। मतलब कि अगर ये मैंने लूप ले लिया तो ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर हो जाएगा ना। ये वायर है तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर में कितना करंट है? कितना करंट एनक्लोज कर रहा है पाई ए स्क्वायर? आई करंट एनक्लोज कर रहा है। ठीक है। यहाँ देखना बच्चों, फॉर पाई ए स्क्वायर एरिया करंट है अपना आई। ठीक है। तो अगर मैं इधर भी पाई ए स्क्वायर से डिवाइड करूं और इधर भी पाई ए स्क्वायर से डिवाइड करूं तो यहाँ मेरे को 1 यूनिट एरिया मिलेगा। मतलब कि एक यूनिट एरिया में कितना करंट है? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। अब कोई भी लूप ले लो, उसका कुछ भी एरिया ले लो। ठीक है। तो अगर पाई आर स्क्वायर एरिया होता तो करंट कितना होता? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर तो होता इंटू पाई आर स्क्वायर करते। ठीक है। तो कोई भी लूप लेते हैं जो वायर के विदिन है, अंदर है ना, उसमें इतना करंट होना चाहिए। और उस लूप के लिए अगर अपन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएं, बिल्कुल इसी तरीके से लगाया जाएगा उस लूप के लिए भी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, सेम टू सेम। तो यहाँ पे अपन को LHS में क्या मिलेगा? LHS में मिलेगा B इंटू 2 पाई आर। RHS में क्या मिलेगा? म्यू नॉट और आई इनसाइड लिख सकते हैं, आई इन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। मतलब वायर के किसी एक गिवन रीजन में, ये छोटा सा लूप दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिर्फ इसके अंदर कितना करंट है तो उसके लिए आई इन लिखा है। ठीक है। और अगर इस पिंक कलर के लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये आई इन की वैल्यू हो गई, ये आई इन की वैल्यू हो गई। ठीक है। मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ अब यहाँ से। देखो बच्चा, तो ये हो जाएगा B, यहीं छोड़ते हैं, 2 पाई आर को सेकेंड साइड ले जाएंगे तो म्यू नॉट के नीचे आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है। इंटू आई इन की वैल्यू रखो। देखो यहाँ पे आई इन की वैल्यू रखोगे तो पाई से पाई तो पहले ही कैंसिल हो गए थे। आपके पास था आई, ऊपर था आर स्क्वायर और नीचे था ए स्क्वायर।
ठीक है, तो ये जो एक सिंगल आर है और ये आर स्क्वायर है, कट के यहाँ पे आर बचेगा। म्यू नॉट 2 पाई आई और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या मिल रहा है, बी प्रोपोर्शनल टू आर, बी प्रोपोर्शनल टू आर। इसमें ग्राफ भी है आपके एनसीईआरटी में, इसमें ग्राफ भी है। तो अगर मैं वायर की बात करूं, ठीक है, एक लूप ये अंदर है, ये रेडियस हो गया ए वायर का, ये है जिसके अंदर आई इन करंट है, और एक लूप आप बाहर ले लो, ठीक है। अब अगर हम इस पहले वाले लूप की बात करते हैं और इस दूसरे वाले लूप की बात कर रहे हैं, तो हमें चेंजेस क्या दिख रहे हैं। जब हम 0 से r इज इक्वल्स टू a की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहां पे हमें मिला था b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का मतलब ये है, ठीक सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या स्ट्रेंथ 0 होनी चाहिए, और ये लीनियरली इंक्रीज करेगी। हो सकता है कि आपको बोर्ड पेपर में ग्राफ भी आ जाए, इसीलिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा ये बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद से b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, यहाँ पे तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। इनवर्सली मतलब एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए, ठीक है। ये फॉर ऑल द लूप 1 और ये फॉर ऑल द लूप 2, मतलब जितना भी आप बाहर डालते जाओ, ठीक है। सो बेटा ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे हम r वर्सेस b का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट बाकी बच्चों की आंसर शीट से, आप चाहते हो कि आपकी आंसर शीट बिल्कुल एक्यूरेट एप्ट हो, कोई नंबर ना कटे, टीचर का दिल खुश हो जाए कि ले बेटा ये भी मार्क्स ले, ये भी मार्क्स ले, तो आप अपने आंसर को बहुत सिंक्रोनाइज्ड करके लिखो, जितना पूछा है उतना लिखो। हाँ, एडिशनली अगर आपको कुछ लगता है कि टाइम है और एक आध ऐसा ग्राफ बना सकते हो तो बना के आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल 27वें क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो आपका ईएम वेव्स है ना बेटा, ईएम वेव्स निहायत ही इजी चैप्टर है और इसमें ज़्यादातर थ्योरी बचा है। इसमें पूरा ईएम स्पेक्ट्रम आप याद कर लो भैया, कौन सी वेव की क्या वेवलेंथ है, कौन सी वेव की क्या फ्रीक्वेंसी है, कौन सी वेव बनती कैसे है, ठीक है, इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है, एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ यूज होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, वो चार्ट रट लो। और इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट आता ही है, 3 नंबर का श्योर एंड शॉर्ट आता ही है और इतने ही टॉपिक से आता है, तो इतना रट लो फिर, ठीक है। ये थ्योरी है, इसमें अभी क्या समझाना है, ये मतलब ये दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन, तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, हमारा प्यारा इंफ्रारेड, इज अब्सॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। कौन बर्बाद कर रहा है ओजोन लेयर को, यूवी। कब पढ़ा था, कक्षा 7वीं में पढ़ा था और 12वीं में भी वही पढ़ रहे हो। यूज्ड फॉर स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्स रेज, ठीक है। फिर बोला है राइट एनी वन मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज रेडिएशंस। तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। पार्ट ए की अगर बात, इसमें लिखा है ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कोई भी हॉट बॉडी आईआर निकालती है, ठीक है। तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट बॉडीज, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट बॉडीज, ठीक है, असली वाली जो गर्म बॉडीज होती हैं वो, नॉट अदर हॉट। इज अब्सॉर्ब बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो कौन सी ऐसी है जो ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब हो जाती है, O3 है ओजोन, यूवी अब्सॉर्ब करके ये O2 और नेसेंट O में बदल जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। खैर एनीवेज, तो जो बहुत एक्स्ट्रा हॉट बॉडीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, आपको एक एग्जांपल देना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स लिख देते हैं। वील्डिंग वगैरह होती है ना, जब वील्डिंग होती है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो काफ़ी एक्स्ट्रा हीटेड, काफ़ी ज़्यादा गर्म बॉडीज़ में यूवी निकलती है। सन से भी यूवी निकलती है, स्टार्स में यूवी निकलती है। तो बोला मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अब सन तो नहीं बनाओगे बट काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वगैरह से ये यूवी निकलती है, ठीक है। एक्सरेज कैसे बनती है, किसी मेटल टारगेट को बहुत ही हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम से हिट किया जाए तो जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको एक्सरेज कहा जाता है, ठीक है। सो व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स अ मेटल टारगेट, ठीक है, तो एक्सरेज बनती है। ओके बच्चा,
मेमोरी पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ 28वां क्वेश्चन पे आ गए। सेक्शन सी का 28वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। देखो बेटा, अगर मान लो आपके पास एक कॉइल है, मान लो C1, दूसरी एक कॉइल है मान लो C2। कॉइल 1 में जो करंट है वो है I1। इसकी वजह से कॉइल 1 में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। तो जो फ्लक्स इसके अंदर प्रोड्यूस होती है उसको अपन ने बोल दिया φ1। पर ये फ्लक्स अगर टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ ये फ्लक्स बढ़ रही है कि घट रही है, तो इसकी वजह से फ्लक्स यहां भी लिंक होगी, C2 में भी लिंक होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर C2 की फ्लक्स बढ़ रही है घट रही है तो C2 वाली फ्लक्स यहां भी लिंक होगी, ठीक है। अब हमको पता है कि जब फ्लक्स टाइम के साथ वैरी करती है d∅dt, है ना, तो कॉइल में EMF इंड्यूस होती है विच इंड्यूसेस अ करंट, ठीक है। सो सिमिलरली इफ दिस फ्लक्स इज चेंजिंग विथ टाइम, ओके, इट इज गोइंग टू इंड्यूस अ करंट इन C2। इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है अब उसको समझ लो, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो कि इसमें जो फ्लक्स ग्रो हो रही है φ2, इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी कॉइल कह सकते हो। तो यहाँ पे S भी यूज कर सकते हो कि जो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होगी, ग्रो होगी, बनेगी, वो डिपेंड करती है किस पे, करंट इन द प्राइमरी कॉइल। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया जाए तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। तो M टाइम्स I1। ऐसे ही आप लिख सकते थे φP प्रोपोर्शनल टू I2। तो यहाँ पे φP इक्वल्स टू MI2 आता, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कह सकते हो क्या, ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी कॉइल। यहां क्या कह सकते हो, प्राइमरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे SP और यहाँ पे PS यूज कर सकते थे सबस्क्रिप्ट, बट न्यूमेरिकली मैथमेटिकली SP या PS हो, इनकी वैल्यूज बराबर होती हैं, तो सिंपली आप एक M लेटर यूज कर सकते थे। तो यहां से अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूं, ठीक है, कितना आ जाएगा, φS/I1। स्टैंडर्ड यूनिट की अगर बात करी जाए तो ये वेबर है और ये एम्पियर है, तो वेबर पर एम्पियर होना चाहिए था, जिसको हेनरी बोलते हैं, 1 हेनरी, ठीक है। तो बेटा ये हो गई स्टैंडर्ड यूनिट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में जो डेफिनेशन वाला पार्ट है मैंने वर्बली डिफाइन कर दिया है। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, इसको अपने शब्दों में लिखना है। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यहाँ लिखे गए हैं इन्हीं को शब्दों में आपको बयान करना है। दैट व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल, ओके, ड्यू टू टाइम वेरिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज, मान लो अगर 2 कॉइल होती, 1 और 2, ठीक है, ये 2 कॉइल हो गई, ये कोएक्सियल कॉइल्स हैं, ठीक है, कोएक्सियल कॉइल्स हैं, सेम एक्सिस पे इनका सेंटर आ रहा है। अब अगर मैं इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना शुरू कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना मैंने शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि करंट पहले I था, अब NI हो जाएगा। तो इसमें अगर फ्लक्स फाई था तो कितना हो जाएगा, N∅ हो जाएगा। ये जो टर्म है N∅, इसको फ्लक्स लिंकेज कहा जाता है, ठीक है, लिंकेज AGE। तो बेसिकली फाई प्रोपोर्शनल टू I ये क्रक्स है, फाई प्रोपोर्शनल टू I ये क्रक्स है। जैसे जैसे यहां करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वहां फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर करंट NI हो रहा है तो फ्लक्स भी N∅ होगा, ठीक है, ओके। खैर, आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये तो अपना A पार्ट था। A पार्ट में डिफाइन और SI 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेटा ये जो पार्ट है ये डेरिवेशन पार्ट है, ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है। इसका मतलब डेफिनेशन आधे नंबर की है और स्टैंडर्ड यूनिट आधे नंबर की है। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि आप हर बार मार्किंग स्कीम देखो तभी आपको समझ में आए। कभी कभी आपका लॉजिक भी आप यूज कर सकते हो कि मोस्टली कोई डेरिवेशन होती है तो 2, 2.5, 3 नंबर की तो आती ही है, ठीक है, ओके।
two circular loops, one of small radius r, other of larger radius capital R, such that r is बहुत बड़ा than small r, placed coaxially with centers coinciding. अच्छा, अभी हमारे पास दो लूप्स अपन को बनाने हैं, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, कोएक्सियल है, सेम एक्सिस है और सेंटर भी कोइंसाइड कर रहे हैं, सेंटर भी कोइंसाइड कर रहे हैं. इसका ये छोटा रेडियस हो गया, ये कैपिटल आर हो गया. गिवन है कि जो कैपिटल आर है वो छोटे आर से काफी बड़ा है. ऑब्टेन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट. तो इस अरेंजमेंट की म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है. ठीक है, मान लो जो बाहर की कॉइल है इसमें करंट है आई. देखो, चाहे अंदर वाली कॉइल की वजह से बाहर पे निकालो, बाहर की वजह से अंदर पे निकालो, मैंने आपको बताया कि एमएसपी एमपीएस बराबर आते हैं, है ना. तो बाहर वाली कॉइल में हमने करंट मान लिया, तो ये अपनी प्राइमरी कॉइल हो गई, इसको अपन कह देंगे प्राइमरी कॉइल. तो इसकी वजह से जो करंट है, चलो इसको आईपी लिख दिया जाए. ठीक है, तो इसमें करंट है, इस करंट की वजह से यहाँ पे क्या होने वाली है, फील्ड होने वाली है. फिलहाल अगर डायरेक्शन भी देखना है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ. तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगी सेंटर पे. ठीक है, तो इस सेंटर का नाम चलो ओ रख देते हैं, है ना. तो बी एट ओ ड्यू टू आई पी. अब ये समझाना या समझना मुश्किल नहीं है कि भैया वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसकी नहीं है ना, इसके अक्रॉस भी तो है, दोनों कोएक्सियल है, सेम सेंटर है. तो जो प्राइमरी कॉइल पे जो फील्ड जो लगा रही है, वो फील्ड जो बना रही है सेंटर पे, वो सेंटर पे फील्ड तो सेकेंडरी पे भी लगी रही है ना. ओके, और हमको पता है अगर हम बात करें किसी करंट कैरिंग कॉइल की, तो उसके सेंटर पे जो फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स रेडियस. ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, अभी डिराइव तो नहीं करेंगे, फॉर्मूले याद होने चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल म्यू नॉट आई बाई 2r होता है फॉर्मूला. तो कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट आई पी. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया सेंटर पे, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट है. अब फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो फाई एस की बात करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड बी पी, प्राइमरी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे लगा रही है. ठीक है, इनटू एरिया किसका, सेकेंडरी कॉइल का. फ्लक्स लिंक्ड है सेकेंडरी से प्राइमरी की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की, एरिया सेकेंडरी का. लिख दो फॉर्मूला, म्यू नॉट आई पी डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल आर, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. इस तरीके से लिख सकते हैं. अच्छा, ऑल्सो वी नो दैट फाई एस, ये मैग्नेटिक इंडक्शन होना चाहिए था, ये होना चाहिए था मैग्नेटिक इंडक्शन टाइम्स आई पी. इसको ऐसे लिख सकते थे. ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं. फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, बताओ. 1 and 2 को कंपेयर करो, आईपी को छोड़ के बाकी सारा जो बचा वो म्यूचुअल इंडक्शन होना चाहिए. तो m की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, आईपी को छोड़ दो, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर. तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यार म्यूचुअल इंडक्शन पे और सेल्फ इंडक्शन पे. अगर मैंने म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट हेनरी बोली है, ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन की भी हेनरी होती है. सो अगेन ये डेरिवेशन आया है इस क्वेश्चन में, बहुत सारे डेरिवेशन आए हैं सैम्पल पेपर में. इसका मतलब कि आपको चैप्टर वाइज डेरिवेशन करने ही हैं सारे. ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं. मैंने आपको पहले ही कहा था कि 28th आखिरी क्वेश्चन है, तो बस इसका और पार्ट है और उसके बाद सेक्शन सी खत्म. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स केप्ट ए डिस्टेंस अपार्ट. तो आपके पास 2 लंबे पैरेलल कंडक्टर्स हैं और इनके जो बीच की दूरी है वो a है. इनके बीच की दूरी कितनी है, a है. द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द कंडक्टर्स इज सेम. इसमें और इसमें जो करंट है, मान लो I1 I2 सेम डायरेक्शन में. बिफोर आई टीच एनीथिंग एल्स इन द क्वेश्चन, बच्चा पार्टी एक रूल होता है PAAR,
पार, ठीक है। रूल क्या होता है मैंने बनाया है तो समझ लो, ठीक है। तो P फॉर पैरेलल, A फॉर अट्रैक्ट। अगर दो पैरेलल करंट हैं, है ना, दो ऐसे कंडक्टर्स हैं पैरेलल रखे, उनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पैरेलल करंट कह सकते हैं उसको, तो ये कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और A फॉर एंटी पैरेलल और R फॉर रिपेल। तो एंटी पैरेलल रिपेल करता है। इसका उल्टा कर दो, अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, करंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक दूसरे को रिपेल करने वाले कंडक्टर्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन देम एंड देन हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो फिर 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी साथ साथ में बता देना है इसके बाद। पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। देखो बेटा होने क्या वाला है, फोर्स एक्सपीरियंस क्यों कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। ये वायर क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, हमें पता है कोई करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो अगर मैं बात करूं I2 की, हमें पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढना है कि क्या ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। कौन प्रोड्यूस करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, I1 को हाथ में ले लो, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, ठीक है। क्लियर कट दिख रहा है, यहां से फिंगर ऊपर और यहां से नीचे। तो इस किसी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, और क्योंकि वो I1 की वजह से, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम मैं रख देती हूं B1, ठीक है। अब I2 पे फोर्स जो लगेगा, फोर्स ऑन I2, अपन को पता है क्या होना चाहिए, बिल साइन थीटा, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। इफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है बिल साइन थीटा लग रहा होता है, अपन को पता है। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड द फील्ड। इस वायर का लेंथ एलिमेंट प्लेन के ऊपर है और फील्ड प्लेन के अंदर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है ना। लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट प्लेन के ऊपर है, फील्ड प्लेन के अंदर है, थीटा 90 डिग्री हुआ। साइन 90 क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1। सो बेसिकली हम इसको सिर्फ BIL लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BIL। इसको मैंने F2 नाम दे दिया, पर अपन को तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, इसका मतलब कि F2/L निकालना है, तो क्या बचा BI। अब फोर्स लग किस पे रहा था, सेकेंड वायर पे, तो 2। किसकी फील्ड की वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से, तो 1, तो 2 1 2 1, ठीक है। L दोनों के लिए सेम लिख सकते हैं क्योंकि L दोनों ही इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा B1 और I2, B1 क्या है भाई, ये इस वायर में करंट है I1, ठीक है। मैंने एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करा सच दैट इस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है A है, तो इस पॉइंट पे जो B1 होगा, ठीक है, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एम्पीरियन लूप कैसे अप्लाई करना है, कैसे एम्पीरियल सर्किटल लॉ अप्लाई करना है पढ़ा था। तो B1 को लिख सकते हैं म्यू नॉट, करंट जो एनक्लोज्ड है वो I1 डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस 2πa ऑफ द लूप, ये अपन ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो राइट एट दिस पॉइंट हमारे पास ये I2 करंट वाली वायर थी, B1 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I1 2πa, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I1, I2 था ही, डिवाइडेड बाय 2πa, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं F1/L निकालूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, B1 I2 की जगह पे B2 I1। अगर मैं B2 की वैल्यू निकालती तो B2 की वैल्यू मुझे क्या मिलनी चाहिए थी, म्यू नॉट B2 ने करंट I2 एनक्लोज किया होता, तो I2 I1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2πa। अगर मैं दोनों को चेक करूं तो पक्की बात है कि F1/L मैग्नीट्यूड में F2/L के मैग्नीट्यूड के तो बराबर है।
डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्यों और कैसे अट्रैक्ट करेंगे इसको समझना है तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं I2 में करंट ऐसा जा रहा था तो I2 की वजह से यहां जो फील्ड बनती, ऊपर की तरफ आती फील्ड, तो यहां पे एक डॉट बनता B2, ठीक है। अगर मैं I1 की बात करूं और यहां पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, ठीक है, तो B2 ऊपर की तरफ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, देखते जाओ बच्चा। B2 तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट देखो ऊपर जा रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, आउट ऑफ द प्लेन करंट की डायरेक्शन में करंट बना दिया अपन ने। थंब कहाँ जा रही है, इधर, ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, करंट देखो ऊपर की तरफ ये बना दिया, और अब थंब कहाँ जा रहा है, थंब इस तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि दोनों थंब एक दूसरे की तरफ है, तो बेसिकली पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही पावर के नियम में बता दिया था। तो डेरिवेशन में क्या क्या पूछा था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, निकाल दी, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, सो बता दी। एक और चीज पूछी थी, ठीक है, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। पूरी डेरिवेशन 2 नंबर की है, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछी है तो आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना है। डायरेक्शन मेंशन करना हाफ मार्क्स का मैक्सिमम जा सकता है, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन 1 मार्क की है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये 1 मार्क की आप डेफिनेशन अलग कर दो, हाफ मार्क की आप डायरेक्शन अलग कर दो, तो बाकी रिमेनिंग जो हुआ 1.5 मार्क्स का वो डेरिवेशन को जाएगा, ठीक है। अब हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर दें। डिफाइन करने के पहले ये फॉर्मूला एक बार फिर से देख लो, म्यू नॉट I2 I1 बाय 2 पाई ए। तो जो इनके बीच का म्यूचुअल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स कितना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए। ये म्यूचुअल फोर्स दोनों के बीच का लग रहा है। फोर्स की हेल्प से हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो मान लो कि अपने पास, ठीक है, वायर्स हैं जो 1 मीटर से सेपरेटेड है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर का सेपरेशन है। तो ए कितना हो गया बेटा, 1 मीटर का हो गया। इन दोनों में 1 एम्पियर का करंट है, दोनों में कितना है, 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यूज यहां पुट कर दूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 1 एम्पियर का करंट है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी आ रही है, हमको पता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 10 की पावर -7 होता है ना। और अगर मैं यहाँ इंटू 2 कर दूं, यहाँ इंटू 2 कर दूं, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई किसके बराबर है, 2 इंटू 10 की पावर -7 के बराबर है, ठीक है। लेंथ 1 मीटर मान ली जाए, ठीक है, ये F/L था ना, तो लेंथ को हम 1 मीटर मान लेते हैं। दोनों वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर की लेंथ है। तो इसको क्या बोला जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या टर्म कहलाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, इसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, ठीक है। कैसे, 2 पैरेलल long conductors will exert a force of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter, which means per unit length, okay. So 2 parallel long conductors will exert a force of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter if kept 1 meter apart in vacuum and carry 1 ampere current each, carry 1 ampere current each। तो बेटा ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो आई होप कि आपको सेक्शन ए बी सी सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेक्शन डी पर जाने के पहले बच्चा पाड़ी, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे कुछ टिप्स लिख के बता रही हूँ। आपको मस्ट क्या करना है, मस्ट NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस
और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस बढ़िया से कर लेने हैं। एग्जाम्पल खास तौर पे अक्सर पाया गया है कि एग्जाम्पल्स में से 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल को 4 स्टार दूंगी तो एक्सरसाइज को 3 स्टार दूंगी, पहला। दूसरा, ऑल डेरिवेशंस, सारे डेरिवेशंस चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। तीसरा, फॉर्मूले, ऑल फॉर्मूले आपको चैप्टर वाइज याद करने हैं। फॉर्मूलों के साथ साथ कई बार ग्राफ प्लॉटिंग आती है। ग्राफ प्लॉटिंग का मतलब है कि बताओ E वर्सेस R, V वर्सेस R, B वर्सेस R, है ना। तो ये वर्सेस R जो होता है ना, E वर्सेस R, ठीक है, F वर्सेस R, V वर्सेस R या B वर्सेस R, इस टाइप के बहुत ग्राफ्स आते हैं बेटा। डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म में भी काफी सारे ग्राफ्स हैं परमिएबिलिटी ससेप्टिबिलिटी को लेकर, है ना। तो ये चीजें आपको बेटा याद करनी है। ये कर डाला तो बोर्ड में मार्क्स झिंगा लाला। ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। अब हम सेक्शन डी की